We'll start. So good morning everyone. Good morning, sir. So I hope जो पीछे का सेशन था उसने काफ़ी हेल्प की होगी आपको, और नहीं तो आसपास के लोगों को समझने में। अब जब आसपास के लोग कुछ डायलॉग बोलते हैं तो समझ आ रहा होगा कि ये क्यों बोल रहा है। हाँ जी, जब कोई आसपास एफिशिएंट है तो अब पंगा लेना बंद कर दिया होगा, आपने समझाना बंद कर दिया होगा, लिसनर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी होंगी, शुड भी बंद कर दिया होगा। क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरी है कि किसको हम शुड बी की फॉर्म में बात कर रहे हैं और किससे हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में बात कर रहे हैं। एफिशिएंट आपका शुड भी समझेगा और लिसनर आपका शुड भी बिल्कुल नहीं समझेगा। एक तो कभी भी ना, जितने भी लोग, जितने बच्चे आपको मिलते हैं उनको कभी लेबल नहीं करना आपने। ये सिर्फ आपके दिमाग में समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए टर्म्स हैं, किसी के ऊपर इनको लादना नहीं है पर्पस। समझ रहे हैं आप? और दूसरा, जो ट्रेनिंग है ये रेलेवेंट क्यों है आपके लिए, और ये जो बातें हैं, जितना भी जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके पास दो तरीके हैं किसी भी इंसान को ज़िंदगी बेहतर करने के, या उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए कुदरत ने उसको पैदा किया है। उसका पहला तरीका तो ये है कि ढेर सारी चीज़ें ट्राई कीजिए बेटा, शुरू से लेकर के आखिर तक ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो। प्यार करो, धोखा खाओ और पहचानो कि धोखेबाज कौन है और असली में प्यार करने वाला कौन है। आप ट्राई करो, फिजिक्स पढ़ो, नहीं मज़ा आ रहा है तो हिस्ट्री पढ़ो, नहीं मज़ा आ रहा है तो हिंदी पढ़ो, नहीं मज़ा आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ो, एंड फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू डू। ये तरीका है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, विच वी इंडियंस रियली डोंट हैव। हमें बहुत जल्दी है, बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, बहुत सारा काम है, बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। बेसिकली ये एजुकेशन का मेन पर्पस होकर के रह गया है। इस वजह से हमारे पास ज़्यादा समय की अधिकता नहीं है, और सो वी नीड अ क्विक रेमेडी कि किसी तरह से पता चल जाए कि ये वाला बच्चे को ये बात समझ में ऐसे आएगी और ये वाले को ऐसे आएगी, ये इसके लिए बनाए और हम उसी रास्ते चल पड़ें। ये मेरे ख्याल से आज जो सिनेरियो है उसमें सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजीली एप्लीकेबल है। जब हम सब समझ जाएंगे, जब हम सारे पेरेंट्स को समझा देंगे, और जब हमारे साथ कनेक्टेड लोग इन चीज़ों को समझ करके उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, देन आई होप देयर शुड बी सम। अभी बहुत जल्दी ही नरेंद्र मोदी सरकार जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाए, ना कि वेदों को इंक्लूड करे। बेटर है ज़िंदगी जीना सिखाए। एनी हाउ, हम लोग एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद फाइनली हमने थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थॉट प्रोसेस ऑफ द किड्स एंड ऑल? मतलब अंदाजा लगा पा रहे हो आप? जी, आई नीड आंसर यस एंड नो बराबर। ओके, नो भी है कोई कि नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? इज देयर एनीवन? दैट्स फाइन। दूसरा, लर्निंग मेथड, जैसे मैम ने बोला, बच्चे नहीं कभी भी पता लगा पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब आप अगली पेरेंट टीचर मीटिंग, क्योंकि स्कूल की छुट्टियों से पहले एक बार पीटीएम होनी है, तो पीटीएम के अंदर आपको 2-3 सवाल उन पेरेंट्स से पूछने हैं। अभी अब हो चुकी है। ओके, दैट्स फाइन। ओके, कोई बात नहीं, जिसकी रहती है ठीक है, नहीं है तो फिर एग्जाम छुट्टियों के बाद आने वाले हैं बच्चे, कोई बात नहीं। तो जब हम उन पेरेंट्स से पूछेंगे, देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं 4 चीजें कह चुका हूं आपको। जैसे अगर लिसनर बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अगर प्राइमरी का बच्चा है, तो आप इतना पूछ सकते हो, बहुत सारे सवाल करता है क्या, बहुत पूछता है क्या, बिना कहे काम ही नहीं करता है क्या, इस तरह से। एक दूसरा बच्चा है जिसको आप क्या समझोगे? इससे क्या समझोगे जो मैंने पहले बोला? लिसनर है। फिर हम किसी से पूछेंगे, अगर पेरेंट कह रहा है बहुत लिमिटेड सी बात करता है क्या, मतलब ज्यादा बात नहीं करता है, एक बार बताता है, फिर कुछ बातें पापा को कुछ और बता रहा है, मम्मी को कुछ और बता रहा है, तो क्या है? आइडियलिस्ट। यू गॉट इट पॉइंट ना? ठीक, मानता ही नहीं है, मतलब एक बार अड़ गया तो अड़ गया है। एफिशिएंट, ठीक है, और बात का कुछ भी बनाना और एंड ऑल, मतलब वो सब यू कैन अंडरस्टैंड, फ्लैशी। तो जब उनसे बातें करी, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि थॉट प्रोसेस, काम करने के पीछे का मकसद, ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लर्निंग मेथड का है।
बहुत सारे पेरेंट्स को लर्निंग मेथड के बारे में अगर आप उनसे पूछोगे तो मतलब कुछ आइडियाज वो दे सकते हैं, कुछ आइडियाज। आज मल्टीपल इंटेलिजेंस सारी हो चुकी है हमारी 8 की 8। तो यूजुअली क्या है, मान लो जिस बच्चे को म्यूजिक सुनने का शौक है प्लस जिसको नॉवेल पढ़ने का शौक है, इसका मतलब क्या हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। अगर ये दो इंटेलिजेंसेस हाई हैं तो इसका मतलब वो बच्चा ऑडिटरी लर्नर ही होगा, कंफर्म है, वहीं से कंडक्ट होता है सब कुछ। क्लियर? सेकंड, अगर वो बच्चा बिना मतलब के भी कॉपी में पेन चलाता रहता है, बिना मतलब के भी टिकता नहीं है, ना घर में टिकता है ना मतलब एक जगह बैठता नहीं है, तो ये चांसेस हैं कि वो काइनेस्थेटिक लर्नर हो। और एक ऐसा विजुअल है जिसको रखी हुई चीजें याद रहती हैं, रास्ते बहुत याद रहते हैं, मूवीज बहुत देख रहा है, कार्टून्स बहुत देख रहा है, ऑब्वियसली वो विजुअल लर्नर है। विजुअल लर्नर रट्टेबाज होएगा तगड़ा एकदम से, मतलब जो रट्टे एज इट इज मार लेता है ना, समझो विजुअल लर्नर है। ठीक है, दूसरे वालों के बस की बात है ही नहीं रट्टे मारने, वो एज इट इज नहीं लिख पाएंगे, अदरवाइज लिख पाएंगे। सिर्फ म्यूजिक सुन रहा है, देखिए बाकी चीजों के एक्सपोजर के ऊपर बहुत डिपेंड, क्योंकि जब भी आप अपनी क्लास के बच्चों को जब भी आप किसी कैटेगरी में रखना चाहते हो या उसको रखने वाले हो, तो उसके लिए ना सारे के सारे एस्पेक्ट एक बार आपको देखना बड़ा जरूरी होगा। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वो दोनों हो सकती है, मतलब तीनों के तीनों लर्निंग मेथड भी तो हो सकते हैं ना बराबर। जी हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है, रट्टा तो लगा ही नहीं पाएगा ना ऑडिटरी लर्नर। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे म्यूजिक सुन रहा है तो ऑडिटरी पार्ट तो है ही है, कार्टून्स भी देख रहे हैं तो विजुअल पार्ट भी है ऑब्वियसली। और मैं आपको बताऊं, ये जो तीनों लर्निंग मेथड्स थे मैंने आपको बताए थे, ये तीनों होते हैं एक पर्सन में, ऐसा नहीं होता कि एक ही होता है। सिर्फ क्या होता है कि डोमिनेटिंग कौन सा पार्ट है, कि मान लो कोई ऑडिटरी लर्नर है, उसको रट्टे मारने को दे दिया जाए चुपचाप, तो उसको याद हो रहा है फॉर एग्जांपल एक काम आधे घंटे में, उसी को वही काम बोल बोल के करने को बोल दो तो उसके हाफ टाइम में पूरा हो जाएगा उसका। वो समझ रहे हैं आप, फर्क इतना सा है और कुछ नहीं, मतलब उसी मेहनत में उतने ही टाइम में वो ज्यादा स्कोर कर सकता है, ज्यादा याद कर सकता है, जो हमें मतलब एज प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में चाहिए। बोलिए। मतलब काइनेस्थेटिक को कैसे चैलेंज फेस किया जाए, मतलब इसके लिए मतलब उसको लर्निंग के लिए कैसे वो क्या, इसके लिए वैसे तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो चीज नहीं हो पा रही है। काइनेस्थेटिक लर्नर है ना, वो मतलब मेरी तरह होता है। आप देखो, बोल रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं, पर बिना चले काम नहीं चल रहा मेरा, मैं कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा हूं। उसको सिर्फ क्या करना है, कॉपी उठानी है और अपनी छत पे जाकर के बस ऐसे चलता रहे और याद करता रहे, इतने से में याद हो जाएगा उसको। आप में से होगा कोई ना कोई ऐसा, उसको चलते चलते मतलब बॉडी काम कर रही है, अगर बॉडी काम कर रही है, इवन उसको जब पेपर में भी ये, आप में से कौन है बताइए मुझे कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है, अब जब आप पेपर में कोई चीज रिकॉल कर रहे हो तो आपको वो भी याद आ जाएगा कि मैं छत पे कहां थी उस वक्त जब ये वाली बात याद करी मैंने, आंसर्स याद हो जाएगा, पेन शेक करो आंसर्स याद हो जाएगा, दैट्स लाइक दिस। मतलब एग्जैक्ट ये बेसिकली ये मतलब कुछ भी नहीं है, नॉट अ रॉकेट साइंस, सिर्फ उन लॉजिक्स को, सिर्फ उन जो हमारे पास अवेलेबल जो भी चीजें हैं, नॉलेज है, उसको सिर्फ एक जगह कंसोलिडेट करना है कि उस वाले काइनेस्थेटिक लर्नर को ऐसे याद हो रहा था, उस वाले को ऐसे हो रहा था, इस वाले को ऐसे, इस वाले को, तो चारों को हो रहा है, तो चारों मेथड्स विल वर्क फॉर द काइनेस्थेटिक। लेकिन सर कॉपी तो ले लो, लेकिन काइनेस्थेटिक लर्नर्स अगर हम क्लास में बात करें तो दे आर नॉट विलिंग टू इवन राइट। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, काइनेस्थेटिक लर्नर को तो मजा ही लिख के आता है, कंप्लीट ही नहीं करते वो कॉपी, तो देन दे आर नॉट काइनेस्थेटिक लर्नर, सिंपली क्लियरली दे आर नॉट काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर की खासियत क्या है कि उसको पसंद ही लिखना होता है। मतलब जैसे आप काइनेस्थेटिक कौन कौन थे, जरा एक बार हैंड रेज करिए। ये लोग हैं काइनेस्थेटिक, तो आपकी तरफ मैं आ चुका हूं, आपने अपना समझा। अब आप बताइए, कभी पर्ची बनाई पेपर से पहले? नहीं बनाई। किसी ने बनाई? मैंने बनाई।
पर्ची बनाई, पर्ची पर्ची मतलब मैं आपको बता रहा हूं पर्ची क्यों कह रहा हूं मैं, मेरा पर्पस क्या है। काइनेस्थेटिक लर्नर को एक क्वेश्चन नहीं आता और उसे डाउट है कि पेपर में वो आने वाला है, और वो जैसे ही उसको छोटे छोटे अक्षरों में लिखना शुरू करेगा वो सोचेगा अरे याद तो हो ही गया, क्या फायदा लेके जाने का। Have you done this? You have done this? कि याद लिखते लिखते ही हो गया, क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्टोरी बना ले तो यू आर विजुअल लर्नर। शी इज अ विजुअल लर्नर सिंपली, वो स्टोरी खुद बना लेते हैं। अब विजुअल लर्नर को आपने क्या समझाना है, सिर्फ विजुअल लर्नर को ये समझाना है कुछ भी याद करना है। अब मैथ्स तो याद नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी मैथमेटिक्स याद नहीं होगा, बस बाकी सारी चीजों की आप कुछ ना कुछ कहानी बना सकते हो। मान लो कुछ ऐसा बोरिंग है जिसकी कहानी नहीं बनती, तो उसको सिंपली इतना बोलो कि जो पूरा पैराग्राफ है इसमें से पूरी लाइन में से एक इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड, अगली लाइन में से एक इंपॉर्टेंट वर्ड, अगली में से कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको याद करके तुम्हें पूरी लाइन याद आ जाए, वो इंपॉर्टेंट वर्ड की आप उनसे मिला के एक स्टोरी बना लो। मतलब जूता, स्पीकर, फैन और लाइट, मान लो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जूता, स्पीकर, फैन और लाइट, इसकी स्टोरी क्या बनानी है कि खींच के मारा जूता टीचर ने, सर पे बजा तो ठंड आवाज आई और वो फिर लग के गया फैन पे, फैन घूमने लगा और दिमाग की बत्ती जली। अब आप भूल के दिखा देना विजुअल लर्नर्स इस बात को, ये चारों वर्ड ऑटोमेटिकली याद रहेंगे आपको, नहीं ना। जो विजुअल लर्नर उन्होंने वो जूता भी चलते हुए घूमते हुए देख लिया होगा ऑलरेडी, अभी जो भी आप में से हैं। बाकियों को अभी वो वर्ड्स में ही उलझे पड़े हैं, जो ऑडिटरी लर्नर हैं वो भी शब्दों में ही उलझ रहे हैं, और काइनेस्थेटिक फील कर रहा है कि मैं ही मारूं क्या। उनकी बॉडी कह रही है कि मुझे भी सीखना है ऐसा मारना। एक ये अंदर से अपने आप आएगी। ये थे लर्नर्स का पॉइंट। लर्नर के बारे में मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये तीनों अवेलेबल होते हैं हर पर्सन में, सिर्फ फर्क इतना है हमें पॉइंट आउट करना है कौन से वाला डोमिनेटिंग है, ताकि मेहनत उस हिसाब से कम मेहनत में ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा आए। पर्पस हमारा ये है, हमारा पर्पस उसको रट्टे मरवाना नहीं है। हमारा पर्पस देखिए, अगर ऑडिटरी लर्नर को लिखने के लिए दे दोगे या विजुअल लर्नर को लिखने के लिए दे दोगे तो देयर विल बी इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल। छोटा बच्चा क्लास में एक आधा ऐसा होगा जो अपनी मम्मा को बोलेगा याद करने से पहले, मम्मा एक बार समझा दो, ठीक है। मम्मा ने समझा दिया, मम्मा कह रही अब याद करके, तो याद हो गया, सुन लो। वो समझाने के लिए बोला, बेसिकली उसने सुना और उसको याद हो गया। इस बच्चे को अगर आप लिखने के लिए दे रहे हो तो उसको लिख लिख के जो याद करने वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके लिए नहीं है, तो आप इसको लिखने के लिए दो ही मत। इसका तरीका क्या है फिर, क्योंकि एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होता है, बच्चा छोटा है तो 1 घंटे का होता है और थोड़ा बड़ा है तो 2 घंटे का होता है, 1 2 3। जितने टाइम का एग्जाम है उतने टाइम की आप उसकी लिखने की प्रैक्टिस करवा लो, बस याद करने के लिए लिखने को मत दो उसको। समझ रहे हैं आप भाई, हमारा पर्पस क्या होता है बेसिकली, हम जो घर से होमवर्क देते हैं उसका असली पर्पस क्या है भाई, उस बच्चे को वो चीज समझ आ जाए, एक बार घर जाके उसको देखे तो उसको समझ आ जाए, यही पर्पस है ना असली। तो रियल में तो ये पर्पस है ना, ये थोड़ी है कि होमवर्क मैडम चेक करेगी। अब जैसे कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, अब आपको क्लास में सिर्फ इतना सा देखना है कि कौन से बच्चों का काइनेस्थेटिक लर्निंग कम है, जिनको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके ना लिखने से भी आप उनसे उतना ही प्यार करो, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लिखना ही सबसे बुरा लगता है। वो आपसे कनेक्ट होने का उनका एकमात्र तरीका यह है, जैसे मैम ने कहा कि जजमेंटल मत हो, ठीक है, और तो उनसे एकमात्र तरीका यह है बस। और अगर काइनेस्थेटिक लर्नर ने नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि रियली कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, अदरवाइज वो लिखने से भागना नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अवॉइड करे लिखना। सिर्फ आपको इतना पॉइंट करना है कि वो कौन से वाला बच्चा है जिसके ऊपर हमने इस चीज के लिए महाभारत खड़ा नहीं करना है, जिसके लिए घर पे शिकायत नहीं करनी है,
जिसके लिए ये अब हमारी ड्यूटी बन जाती है। इसमें मैं मानता हूं बीइंग अ टीचर हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्कूल के और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी जिंदगी के भी बहुत सारे काम होते हैं, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप टीचर हो तो मुझे लगता है आप सिर्फ टीचर हो। फिर आप अगर कोई और रोल अदा करने के लिए अगर आप चले हुए हो देन, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते कुछ और टीचिंग के साथ साथ। अगर आप सच में टीचर हो ना तो आप सिर्फ टीचिंग ही कर पाओगे। आपके दिमाग में सच में, आप में से जो असल टीचर है, आपके दिमाग में खाना बनाते हुए भी वो बच्चे घूमेंगे कि उनके लिए क्या करना है कल को। आप सोच ही नहीं सकते कुछ और। कहीं किसी बच्चे के साथ कनेक्टिविटी कम हो गई है, उससे हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग से वो बच्चा जाएगा ही नहीं अगर आप सच में टीचर हैं तो। अगर आप स्कूल क्लासरूम बंद कर, मतलब क्लासरूम से जाते ही अगर आप भूल रहे हो बच्चों को, देन आई डोंट थिंक कि हम टीचर हैं। जी, बट पेरेंट्स तो उनके मार्क्स के बेसिस पे बच्चे को जज कर रहे हैं दैट, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें दैट वी आर ट्राइंग आउट सम न्यू थिंग। ये जो वर्कशॉप है, ये जो ट्रेनिंग सेशन है आपका, इसका पर्पस ही ये है कि आपको अगर ये सही समझ में आ जाए, अगर आपको लगे कि ये आपके बच्चों के काम की चीज है, अगर आपको लगे कि ये एजुकेशन सिस्टम में वाकई एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकता है, देन आपका काम है उन पेरेंट्स को उस लेवल पे समझाने का। क्योंकि मेरे ख्याल से उन बच्चों को आपसे ज्यादा कोई भी नहीं समझता और वो पेरेंट्स आपसे ज्यादा किसी की नहीं मानते। मतलब सिर्फ आप हैं उस जगह पे जो उनको समझा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको जो टाइम दिया गया, बीच में जो ये बफरिंग का टाइम दिया गया, सेटल डाउन होने का ये टाइम दिया गया, हम ये पूरी की पूरी वर्कशॉप जो है हम लगातार भी तो 3 दिन में खत्म कर सकते थे, बट हमने इसको पूरा टाइम दिया कि वो चीजें जिनका जोश कम होना होगा वो भी हो जाएगा। इसमें से जो लिसनर्स बैठे होंगे, जो और ट्राई करना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे गूगल पे और करना चाहेंगे, वो सब ढूंढ लेंगे। फिर जब बच्चों की एक्टिविटीज होगी उनको जब नोटिस करेंगे तो वहां से भी थोड़ा कैलकुलेशंस करेंगे। फिर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको भी नोट डाउन करेंगे कि सर से हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या किया जा सकता है। वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम रख करके आपके स्कूल के हर पेरेंट को हम बुलाएंगे। अब आपकी ड्यूटी होगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाना है, क्योंकि स्टेक होल्डर दोनों हैं। एक को समझा दिया तो दूसरे वाला फिर उसी रास्ते चलता रहेगा। हम आपका बर्डन बहुत कम करने वाले हैं। डॉक्टर इंदर की कोशिश ये है कि हम उन सारे पेरेंट्स को, पूरे स्कूल का एक एक बच्चा हम किसी एक पर्टिकुलर हॉल में लेकर जाएंगे और वहां सुबह से लेकर दोपहर शाम तक एक पूरा का पूरा पेरेंटिंग सेशन होगा। क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आप सोल्यूशन कर सकते हो स्कूल में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स एज अ पेरेंट वो लोग समझने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि आपके साथ वो कॉन्टिन्यूसली टच में है तो हो सकता है कि वो आपकी बात को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि लगातार आप वही बात कहते जा रहे हो। तो लेट इट बी कि सम अदर थर्ड पर्सन आए जिसका थोड़ा सा नाम भी है, जिसको थोड़ा सा लोग जानते भी हैं, और फिर वो उनको कहे, जिसने प्रैक्टिकली अपने आप को क्लासरूम में एज ए पेरेंट भी प्रूव किया हुआ है लाइक दैट। तो हम उन पेरेंट्स को एक ऐसा मैसेज देंगे कि दिस पर्सन इज कमिंग, ये फला फला है बंदा, और आपको दोनों को आना ही आना है, दोनों को आना है। उस दिन सारे काम भी पेंडिंग छोड़ दो तो छोड़ दो। दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग सेमिनार फॉर यूर राहुल, फॉर यूर पंकज, फॉर यूर अक्षिता एंड ऑल जो भी है। मतलब उस बच्चे का नाम लेकर के, क्योंकि आप देखोगे 85% लिसनर्स हैं। अगर आप उसको ये कहोगे ये सेमिनार सभी पेरेंट्स के लिए है, वो पेरेंट नहीं आएंगे। अगर आप ये कहोगे ये सेमिनार राहुल के लिए है तो वो आ जाएंगे। मतलब उसके बेटे का नाम लेके, उसके बच्चे का नाम लेके अगर आप बोलोगे, दे विल डेफिनेटली बी देयर। और एक बार वो उस सेमिनार में आ गए, आपका काम खत्म। फिर मतलब फिर आपको सिर्फ पढ़ाना एंजॉय करना है, फिर आपका और कोई काम नहीं है। अभी आप पढ़ाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग, बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हम वो चीजें नहीं दे पा रहे ना जिस चीज के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकली।
आइडियोलॉजिकली बात करना बहुत आसान है, ग्राउंड रियलिटी में जाकर के उन पेरेंट्स के अंदर की पूछोगे तो वो कुछ और ही चाह रहे हैं उनसे, तो वहां पे उस बैरियर को तोड़ना भी हमारा ही काम है और उसके लिए वी विल वर्क। सो एक हमारे पास हो गया पर्सनालिटी, एक हो गया हमारे पास लर्निंग मेथड, ब्रेन डोमिनेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन्नेट क्वोशंट्स। ये तो नहीं हुए आपके इन्नेट क्वोशंट्स, QUOTIENTS। मिडिल है और प्री प्राइमरी यूनिट है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा हाँ वो भी यहाँ पर है, तो को पुरानी चीजें मालूम है थोड़ा। कोई बात नहीं। जो बीच वाला सेशन था वो सेशन कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया हुआ, बट डोंट वरी, उनके लिए वीडियो है हमारे पास, रिकॉर्डेड है, उसको आप देख लेंगे जिन्होंने नहीं अटेंड किया है। आज इतना वो उनके साथ कनेक्टिंग नहीं होगा तो हम लोग आराम से इसको समझ पाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस किस किस ने नहीं किए हैं? सेकंड वाला जो आपने वर्कशॉप जिसने नहीं लगाई है, ओके ठीक, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगा, कोई नॉट ए बिग डील। बहुत आसान है, समझने के बाद बहुत आसान है, मतलब हम कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जब तक समझ नहीं आया तभी तक प्रॉब्लम है। Like जैसे I find myself kinesthetic in science. मैं पर्सनली अपना अगर याद करूं सब्जेक्ट्स, आई वाज kinesthetic in science, लेकिन जो बीएड के सब्जेक्ट्स थे दे वर मोस्टली आर्ट सब्जेक्ट ना, तो मुझे उसमें अपने आप में विजुअल वाले कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं उसमें kinesthetic नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि आप इंटरमिंगल कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, थोड़ा मैं आपको ये करेक्ट करता हूं, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है। हमने 8 इंटेलिजेंस बताई थी टोटल, है ना, टोटल 8 इंटेलिजेंस बताई थी, उनमें से 2 इंटेलिजेंस, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरैक्शन विद पीपल, एंड सेकंड वाज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये लगभग हर बंदे की स्ट्रांग होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल एज वेल एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस, मोर देन 98% इन ये सब में बड़ा, मतलब बड़ी ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। अब 8 में से 2 तो निकल गई, अगर हम एवरेज लेके चलें इसका मतलब 4 हाइट पे होती हैं और 4 लो होती है, मतलब अगर रैंकिंग दें तो पहली 4 जो हैं आधे से पहले खत्म हो जाएंगी और अगली 4 आधे के बाद जाएंगी। तो फर्स्ट 4 इंटेलिजेंसेस का मतलब है कि वो 4 इंटेलिजेंस उस बच्चे की स्ट्रांग हैं। इसका मतलब अब आप उन चारों में से रिलेटेड कोई भी काम करेगा वो बच्चा, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। इसीलिए हम किसी भी बच्चे को एक लाइन में नहीं कहेंगे कि तुम्हें वकील बनना है। अब किसी का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो वो टीचर भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, और वो कहीं पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता है, लीडर भी बन सकता है पॉलिटिकल, और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, और डॉक्टर भी बन सकता है, रिसेप्शनिस्ट बन सकता है, जहां भी पब्लिक डीलिंग आती है सेल्समैन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पोजीशन उसकी कहां है सोसाइटी में, इकोनॉमिक और सोशल जो भी स्टेटस है उसका, उसके हिसाब से। क्लियर हुआ? सेकंड जैसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी, इसमें तो सेल्फ इवैल्यूएशन होती है, तो बेसिकली क्या है कि जिसका बहुत ज्यादा होगा इंट्रापर्सनल, वो आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा आखिर में जाके, वो और दूसरा कोई लीडर बन जाएगा। अब किसी का फिर दूसरा, आपने कहा तीसरा विजुअल इंटेलिजेंस था, तो विजुअल से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं। जैसे आप ज्योग्राफी को आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स को आप अपना ले सकते हैं, फोटोग्राफी को ले सकते हैं, फिल्म डायरेक्शन को ले सकते हैं, आर्किटेक्चर को ले सकते हैं, डिजाइनिंग को ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड ढेर सारी डिजाइनिंग हैं, उनको ले सकते हैं। फिजिक्स को अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर लॉजिकल साथ में हाईएस्ट है तो। मतलब उस विजुअल के साथ जो भी आपको आंखों से काम करना है, बंद आंख से या खुली आंख से, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं, उनमें आपको मजा आएगा सिंपली। क्लियर हुआ ना आपको? मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक ही चीज पे हम उसको कन्फाइन करेंगे। फिर चौथी चीज काइनेस्थेटिक आपने कही, काइनेस्थेटिक में फिर ये होगा कि अगर उसका हाई काइनेस्थेटिक है
तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि तुम लाइफ में ऐसा काम चूज करना जिसमें तुम चलते फिरते रहो। अगर तुम एक कुर्सी पे बैठने वाला काम चूज कर लिया तो तुम्हें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील ही नहीं होगी। और अगर उसका काइनेस्थेटिक लो है तो उसे कह दो भाई तू एक जगह कुर्सी वाला आराम से काम ले लियो, फालतू ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भागना दौड़ने का काम मत लेना। भाई ज्यादा भागने वाला काम कौन से, सारे ढेर सारे काम हो गए, फिजिकल वर्क। अगर वो गरीब है तो भाई तू रिक्शा चला, तू दिहाड़ी कर, तो भी तू मस्त रहेगा एकदम से। बट अगर वही काम लो काइनेस्थेटिक वाले को करने पड़ जाए, उसको दौड़ना ही पड़ जाए, जैसे आपकी क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होंगे ना, रिसेस हुई है, बाकी सारे दौड़ रहे हैं, वो अपना बैठे आराम से अपने बस्ते पे, वो आप कहोगे बाहर खेल लो बेटा, नहीं मैम आई एम राइट हियर, आई एम परफेक्टली फाइन, है ना। वो नहीं जाना चाहेंगे, उनको नहीं शौक है उस तरह से जाने का। तो आप वहां से वो अंदाजे आपको लगाने पड़ेंगे कि ये ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है, पर्पस क्या है। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि ये उदास सा बैठा हुआ है, उदास सा नहीं बैठा, वो रिलैक्स बैठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि बच्चों का तो काम है खेलना कूदना, ऐसा नहीं है। ही इज कंफर्टेबल ओवर देयर, मे बी। सो इस तरह से दूसरी जो इंटेलिजेंसेस हमने जिक्र किए थे, उन इंटेलिजेंसेस का पर्पस वही है सिर्फ। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, अब किसी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो उसका क्या मतलब है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन विद एनिमल्स ऑल्सो, कम्युनिकेशन विद पीपल ऑल्सो, साइन लैंग्वेजेस, ब्रेल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ढेर सारी। तो वो किसी लैंग्वेज का टीचर बन सकता है, मल्टीपल लैंग्वेज सीख के ट्रांसलेटर बन सकता है, वो कोई बहुत अच्छा रीडर बन सकता है, बहुत अच्छा राइटर बन सकता है। अगर लिंग्विस्टिक के साथ म्यूजिकल भी हाई है तो वो सिंगर बहुत अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लिंग्विस्टिक के साथ अगर म्यूजिकल हाई है तो बहुत अच्छा गीतकार भी हो जाएगा, गीत भी अच्छे लिखेगा। म्यूजिकल हाई है और क्रिएटिव है तो म्यूजिक कंपोजर हो जाएगा। म्यूजिक के साथ अगर काइनेस्थेटिक है तो डांसर हो गया। म्यूजिक के साथ काइनेस्थेटिक है प्लस क्रिएटिव है तो कोरियोग्राफर हो गया। मतलब आप कॉम्बिनेशन, आपको क्या करना है कि कोई भी काम आपको करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए। मान लो आपको टीचर ही बनना है तो आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा, इंट्रापर्सनल, लोगों से बात करने में आनंद आना चाहिए, इंटरपर्सनल, आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए कि सामने वाले की बात समझ सको, और खुद लिंग्विस्टिक, और चौथी चीज अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। बस यही तो चाहिए ना टीचर बनने के लिए। आपका म्यूजिकल लो रहे क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं गाना सुना सकते मीटिंग में तो नहीं सुनाओ, जरूरी नहीं है, चल जाएगा उसका। तो मतलब काइनेस्थेटिक का तो ये कि बैठे एक्टिव तो वो अपने आप हो जाए। जब आपको सब्जेक्ट आता है ना, व्हेन यू लव पीपल, तो मतलब जब आप उस काम को पसंद कर रहे हो, एक्टिव आप अपने आप रहोगे। मेंटली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक डोंट नीड, हम लोग आराम से कर सकते हैं वो। इस तरह से आप लाइफ में कोई भी काम जब करना है आपको, तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको कौन सी इंटेलिजेंसेस की जरूरत पड़नी है, तो आप वो चीजें डेवलप कर लो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है, बहुत भारी ड्रॉबैक है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंसेस 3 जगह में डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा साइंस पढ़ने के साथ साथ ज्योग्राफी भी पसंद करता हो, ऐसा वेरी मच पॉसिबल कि उसको म्यूजिक भी पढ़ना है, साथ में साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। बट हमारे यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें इसी बात के लिए रेज करना है अपनी आवाज को कि भाई हम ये करेंगे। जैसे आज हमारा एक सेमीफाइनल दौर है आज टीचिंग, हमारी इस ट्रेनिंग का, मतलब एक ट्रेनिंग और हम फाइनल करेंगे। मान लो इस ट्रेनिंग के बाद में मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक चिट्ठी लिखनी है जिसमें हमें ये मांगना है कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो आई होप यू आर मच मोर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि आपको कैसी एजुकेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप वो चिट्ठी लिखें और डॉक्टर इंदर को दें, ताकि क्योंकि मैं कलेक्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे 2 लाख 4 लाख चिट्ठियां राष्ट्रपति के दरवाजे पे डाल के आनी है कि ये माँ बाप मांग रहे हैं आपसे ऐसी एजुकेशन, तो आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पीपल अगर अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो जो आपका डेमोक्रेसी है उसमें आपकी कोई नहीं सुनेगा। ऐसे यहां बैठ करके जो बात हो रही है इनको कोई नहीं सुनने वाला, अनटिल एंड अनलेस वो आवाज वहां पर ना उठे जहां पॉलिसी मेकिंग होती है। सो हम करेंगे, तो आप इसके लिए कोई बोल रहा था मैम, किसी ने आवाज लगाई थी बीच में,
सॉरी। तो ये नीड ऑफ द आवर है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइप का हो, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया ना कि किस किस टाइप के बच्चे होते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि आप जो उसको पढ़ाना चाह रहे हो वो एक्चुअली उसको चाहिए भी नहीं, और अगर आपने उसको दे दिया जबरदस्ती तो फिर वही है कि मतलब कुछ भी दिए जा रहे हो, भूख नहीं लगी है फिर भी उसके मुंह में ठूरे जा रहे हो कि नहीं खा तू खा। जिस चीज की भूख है उसे हम वही दें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के निकलेगा, सोसाइटी के लिए एक मतलब ऐसा पर्सन होगा जो रियली सोसाइटी के लिए काम करेगा। वरना जो आदमी अपने आप से खुश नहीं है वो दुनिया को कैसे, मतलब एक खुश दुनिया का सपना कैसे देख पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले अपनी वाली से तो पीछा छुड़ाओ यार, ये क्या अपनी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, मतलब उसको ये है कि अपने से ही फुर्सत नहीं है, तो हाउ विल ही थिंक ऑफ द अदर्स जब अपनी टेंशन इतनी ज्यादा है। सो हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी जिस चीज के ऊपर हम चले वो यही है कि पहले आपको चीजें समझ आए कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। और टीचर से ज्यादा मतलब इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि आपके पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप उन सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी हम आने वाले टाइम में आपको आपके बच्चे की एक एक बच्चे के बारे में आपको वैसे भी बताएंगे, मतलब सिस्टमेटिकली एग्जैक्टली कि किसका क्या क्या स्ट्रांग है और हमें क्या करना है। बट उससे पहले आपको यह देखना है कि आपने कितना ग्रैस्प किया और आप अपनी अपनी क्लास के उन बच्चों में से क्या क्या निकाल के रखे। इतने सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, सिंपली आप लगा के रखो। काइनेस्थेटिक इसका तो लो है, इसका तो हाई है, इसका विजुअल हाई है, इसका लो है, तो दो तीन चीजें ज्यादा हो सकती हैं मैम, समझे ना। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा जिसके ऊपर पॉइंट था वो है इनेट क्वोशंट्स। इनेट क्वोशंट्स पे पॉइंट था ना हमारा। हम 4 इनेट क्वोशंट्स हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। पहला क्वोशंट है इंटेलिजेंस क्वोशंट, आईक्यू जिसको हम कहते हैं। सेकेंड इज एडवर्सिटी क्वोशंट जिसको सोशल क्वोशंट भी कहते हैं, नहीं सोशल क्वोशंट इमोशनल क्वोशंट को कहते हैं एक्चुअली। एडवर्सिटी क्वोशंट सेकंड हो गया। तीसरा हो गया क्रिएटिविटी क्वोशंट एंड द फोर्थ इज इमोशनल क्वोशंट। है अभी हम करते हैं जो सोशल वाला है वो इमोशनल के अंदर ही आता है। क्यों आता है वो बता देता हूं। जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है बेसिकली दिस इज द सम टोटल ऑफ लॉजिकल प्लस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो लॉजिकल इंटेलिजेंस आपके पास पहले आ चुकी है और लिंग्विस्टिक है। अगर किसी का लॉजिकल और लिंग्विस्टिक दोनों स्ट्रांग हैं तो आपका आईक्यू ऑटोमेटिकली एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। यही तो चेक करते हैं वो लोग, यही करते हैं ना जो आईक्यू चेक करने जाते हैं दुकानों पे। सेकंड जो आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोशंट वो सम टोटल ऑफ लॉजिकल प्लस लिंग्विस्टिक होगा। जो दोनों जिसके एवरेज से ज्यादा हैं उसका आईक्यू एवरेज से ज्यादा हो गया। वो अपना क्राइटेरिया है उसका, हमारा एवरेज कुछ हो रहा है, हम अभी बताएंगे आपको फाइनली। वो 70 to 110 लेके चलते हैं, वो 70 से स्टार्ट करते हैं, कई बार 90 से कर देता है किसी को। ठीक है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, बैटरी टेस्ट 90 से भी करते हैं। सेकंड हो गया आपका एडवर्सिटी क्वोशंट। एडवर्स सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है कोई बच्चा। एडवर्स सिचुएशन कैसी? पहली बार कहीं पर प्रेजेंटेशन है, पहली बार स्कूल में जा रहा है, बच्चे को 4 बजे ट्यूशन से लेने जाना था, पापा लेट हो गए नहीं आए, वो भीड़ में अकेला खो गया, या एकदम से कहीं पार्क में गुम हो गया और कोई दिख नहीं रहा है। वो एकदम एडवर्स सिचुएशन कि कोई सिचुएशन उससे पहले नहीं आई हो, उस सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा है, उस सिचुएशन में वो कितना इंटेलिजेंटली बिहेव करता है, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, दैट इज एडवर्सिटी क्वोशंट। जिसका अच्छा होगा वो कूल रहेगा, जिसका डाउन होगा वो चिल्ला चिल्ला मर जाएगा। जैसे कईयों को तो मतलब एक को हाथ और मम्मी को पैर पकड़ के ले जाना पड़ता है ना स्कूल शुरू में, तो बस में चढ़ाने से पहले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा,
ऐसे करके वो क्योंकि 2 दिन, फिर हम कहते हैं ना 2 दिन जाएगा ठीक हो जाएगा, मतलब क्या है कि पहले दिन जा रहा है तो बहुत ज्यादा कर रहा है, सेकंड डे जा रहा है तो थोड़ा कम, तीसरा चौथा, हफ्ते भर में देखो तो वो बाय मम्मा आई एम गोइंग, वो इतनी देर में हो जाता है। ये आमतौर पे जो दिखता है किस में दिखेगा, ये बेसिकली ये दो एडवर्सिटी कोशेंट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और काइनेस्थेटिक का टोटल होता है। नेचुरलिस्ट मतलब एनवायरनमेंट और काइनेस्थेटिक मतलब बिहेवियर, एक्शन क्या लिया। तो जिसका नेचुरलिस्टिक और काइनेस्थेटिक लो है उसका एडवर्सिटी भी लो मिलेगा। यानी एडवर्सिटी कोशेंट पे काम करने के तरीके क्या हो गए, जैसे आईक्यू पे काम करने का तरीका क्या हो गया, लैंग्वेज पे काम करो और लॉजिक पे काम करो। काम क्या क्या करना है वो भी बताएंगे आपको, ठीक। फिर एडवर्सिटी कोशेंट पे काम करना है तो काइनेस्थेटिक इंप्रूव करो, मतलब उसको स्पोर्ट्स भेज दो। सेकंड, नेचुरलिस्टिक इंप्रूव करो, मतलब उसको सुबह उठाना शुरू कर दो। देखो एडवर्सिटी कोशेंट इंप्रूव करना है तो उसका सोल्यूशन कहीं और है, उसको समझाने में उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ही कुछ और है। गॉट इट? भाई लॉजिकल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने का मतलब क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना ना, आईक्यू उसी को तो कहेंगे हम लोग। एटीट्यूड डेवलप करना है, ना कि हमने उसके मैथ्स पे काम करना है, एटीट्यूड पे, इंटेलिजेंस पे। तीसरा पॉइंट एडवर्सिटी कोशेंट, हाँ एक और बच्चे में दिखता है, जैसे फ्लैशी सर ने बोला था, फ्लैशी बच्चों में एडवर्सिटी कोशेंट लो दिखाई देता है। हाँ मम्मा मेरा कल पेपर है, मेरी तैयारी तो हुई नहीं। वो फोन कर करके पूछेगा, मतलब पूछेगी या पूछेगा यार तेरा कितना हो गया, मेरा तो यार बिल्कुल ही, मेरे को तो तैयारी नहीं है। अगले दिन देखो तो सारा ही पेपर आता था। वो पेपर में जाने से पहले, पहला पेपर देने से पहले बहुत अंदर से एंजाइटी सी फील होगी उसको, बट जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे एंड एवरीथिंग इज कूल, फाइनल, एकदम परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? दिस इज एडवर्सिटी कोशेंट। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिविटी कोशेंट। क्रिएटिविटी कोशेंट जो है विजुअल इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस का टोटल है। जो बच्चा जितना ज्यादा विजुअलाइज कर पाएगा नई नई चीजें और जितना ज्यादा रेजोनेंस में आएगा नेचर के, वो उतना ही बढ़िया क्रिएटिव होगा। क्लियर? एंड द फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट एक इंपॉर्टेंट कोशेंट है जो आपके काम का है, सोसाइटी के भी काम का है। देखिए आमतौर पे हम लोग कभी भी किसी की काउंसलिंग करते हैं तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो मैं आने वाले टाइम में करने वाला हूं। तो ये बंद कमरे में करने वाली बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, इसके लिए सॉरी, ठीक है, समझ रहे, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं। जिसका इमोशनल कोशेंट बहुत लो होता है, मतलब एवरेज से लो। एवरेज हम इसमें किस में लेते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने सिर्फ सारे क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, तो समझो सारा इंसान 100 मान लिया, तो 25-25 एवरेज हो गया हमारे, जब हमने जो कैलकुलेट किया। पहले वो 8 थे तो 12.5 कर दिया था, अब 4 कर दिए तो उनको जोड़ जोड़ के तो हमने इसका 25 कर दिया। एवरेज ले लो आप 25 है, जिसका इमोशनल कोशेंट 15 की रेंज में आ गया, उस बच्चे ने अपने एडोलसेंट पीरियड तक पहुंचते पहुंचते, अपनी जवानी तक पहुंचते पहुंचते सुसाइड कर लेना है, कन्फर्म है। करेगा नहीं तो अटेम्प्ट जरूर करेगा। मतलब ये इतना वैलिड है। मैं आपको बताऊं, एक आपके ही दिल्ली के एमएलए हैं, उनके बहुत क्लोज एक बंदा रहता है, मैं उसका टेस्ट कर रहा था जब हम काउंसलिंग कर रहे थे, तो उसकी मदर और वो था, उसकी मदर काफ़ी एज्ड हैं और वो भी काफ़ी एज्ड है बंदा, सर के जैसा है। और मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बता यार, शर्मा जी थे वो, मैंने उनसे पूछा शर्मा जी ये बताओ, बुरा मत मानना, पर हफ्ते में कितनी बार मरने का दिल करता है? मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिकॉज वो मेरा पर्सनल लिंक था उसके साथ, हम प्रोफेशनली नहीं बोलते इन शब्दों को, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो वो अपनी मदर की तरफ देखने लगा। मैंने कहा आप अभी तक बचे हुए कैसे हो, मेरे को ये बताओ। बहुत लो था, 18-19 की रेंज में।
तो मुझे बोलता है सर अगर सही बताऊं ना, मेरा रोज एक बार जी कर लेता है और मैं ऑलरेडी 3-4 बार ट्राई कर चुका हूं, पर बाय चांस देख लेता है मुझे कोई ना कोई तो बच जाता है। मतलब मुझे अंदर से ही फील नहीं होता है। रीजन क्या है उसका मैं बताऊं आपको। इमोशनल क्वोशंट टोटल होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है लोगों से बिहेवियर, और इंट्रापर्सनल होता है खुद से पहचान। अब उस बंदे को ना तो खुद पे यकीन होता, ना ही खुद से प्यार होता, ना ही वो खुद को जानता, ना ही खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म है। और ना ही, क्योंकि इंटरपर्सनल भी कम है, उसको लोग पहचानने भी नहीं आते, तो किसी से कुछ भी कह देगा। आपके भी सर्कल में कोई ना कोई अगर ऐसा बच्चा है, इमोशनल क्वोशंट को हम अर्ली स्टेज पे पहचान कैसे सकते हैं? आपके सर्कल में कोई अगर ऐसा बच्चा है जो कहीं पे कुछ भी बोल देता है, मतलब हमें लगता है यार तूने तो बेइज्जती करा दी, नहीं बोलता चुप ही रहता, इससे अच्छा तो कोई ऐसा बच्चा है जो दरवाजा खुलने से पहले, जैसे दरवाजा खुला, नॉक बजा या बेल बजी, किसी ने नॉक किया, उसने दरवाजा खोला, हाँ जी पापा हैं बेटा, पापा, और ऐसे चल पड़ता है बिना बात किए अगले से, ना नमस्ते, ना बैठो, चाय पानी, कुछ नहीं है। अगर ऐसा बच्चा, तो वो बच्चा, उसकी अगर एक और एडिशनल उसके साथ क्वालिटी हो जाए कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही ना रहे। कैसे? उसने पेन मांगा, खिलौना मांगा, मम्मा ने नहीं दिलाया, उसने रोना शुरू कर दिया और रोता रहा, फिर मम्मा ने दिला दिया, फिर उसके बाद रोना शुरू किया और जोर से कि पहले क्यों नहीं दिलाया था। मतलब इसका मतलब क्या है? उसे यही नहीं पता है कब रोना है, कितना रोना है। अपनी बात बाकी बच्चे का क्या होगा, वो अपनी लिमिट टेस्ट करता है, रोने के बाद अपने आप को रोक लेता है कि चलो चीज मिल गई, अब रोना बंद करो, इसी के लिए तो चल रहा था सब कुछ। लेकिन इस वाले बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इसमें से एक दूसरी पहचान क्या है? रेड लाइट हो गई है या फिर जाम लग गया है। एक बंदा है जो जाम लगने के बाद अपना हाथ ऐसे करके मूवी चला के मोबाइल में चालू कर देता है, अपना आराम से बैठ के फिल्म देखना शुरू कर देता है या गाने सुनता है। दूसरा है वो गाड़ी में से गाड़ी बंद करके बाहर निकल के लॉक करके देखने जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा यार तुम लोगों को, ऐसे करके वो बिल्कुल उसको भी कर रहा है उसको भी देख रहा है, बड़ा बेचैन है अंदर से। लाइक दैट ही इज, मतलब लो इमोशनल क्वोशंट है उसका, उसको कंट्रोल ही नहीं है कि अपने इमोशंस के ऊपर, कि वो देख लेगी, उसको इतना नहीं समझ है कि ये सामने वाले कौन सा यहाँ बसने आए हैं, ये भी जाएंगे ही, इन्हें अगर रुके हुए हैं तो आगे वाला रुका होगा। लाइक दैट। कौन से वाले बच्चे का? नहीं, किस बात के ऊपर? सर्कमस्टेंशियल, जैसे फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ, नहीं प्लीज, हाँ जी बताइए। हाँ सर, अब तो मैं इतनी एक्सपर्टाइज हो चुकी हूँ कि रोड क्रॉस करते हुए मैं ना लेफ्ट देखती हूँ ना राइट देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि सामने से अपने आप ब्रेक मार लेगा, मैं तो रोड क्रॉस कर लूँ। देखिए ये तो ये आएगा आपकी पर्सनालिटी में, वो आपकी पर्सनालिटी है। टारगेट अचीव करना है, रेड मार्क नहीं, आपको वो रेड मार्क नहीं लगवाना है, वो उसमें आ जाएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं इसमें भी मैं आपको बताऊं कि अगर रेड लाइट आ गई है और अगर आगे रास्ता जाम है, फिर भी आप उतर के नहीं भागोगे उनको ठीक करने के लिए। अगर आपका इमोशनल क्वोशंट हाई है, डेफिनेटली आप गाड़ी में ही रह करके ये सोच सकते हो कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूं। ये नहीं सोचोगे कि सामने वाले को उठा के पटक दूं, ऐसे नहीं सोचोगे। वो जिसका लो है वो समझ लेगा ऐसा। उसको क्या रहेगा कि उसको, मतलब बेसिकली उसको यही फील होता रहता। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे आइडियलिस्टिक और आइडियलिस्ट पर्सनालिटी और एफिशिएंट पर्सनालिटी। मान लो ये बच्चे कभी जिंदगी में, जिनका हाई इमोशनल क्वोशंट है, वो लाइफ में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, चाहे वो घर से भागने का हो, जबरदस्ती, मतलब चाहे वो, मतलब घर से नहीं भागेंगे, घर वालों से लड़के शादी कर लेंगे, वो सामने वाले को मरने के लिए मजबूर कर देंगे, खुद नहीं मरेंगे। मतलब इनका ये होता है, अगले वाले को बेशक चाले, सामने वाले को ऐसा कर देंगे कि तेरे को जीने ही नहीं देंगे हम, ठीक है ना, वो खुद नहीं करेंगे। अगर बाय चांस जिसका हाई इमोशनल क्वोशंट है वो बंदा इस तरह का काम कर रहा है, तो ये क्लियर कट है कि ही इज नॉट
टेम्पटिंग दैट मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी बिकॉज वो दुखी है, ऐसा नहीं है। वो प्लान करके सामने वाले की स्थिति करनी है उसने, कि वो दुकानदार दुकान पे जाके भी वो ऐसे बोलता, भाई इतना देना कि मतलब झाग झाग आने चाहिए मरना नहीं चाहिए मैं मुझे घर वालों को सबक सिखाना है। वो बाय चांस टाइम पे अटेम्प्ट ना हो, बाय चांस वो घर वाले ना देख पाए और वो मतलब मेडिकल या ज्यादा हो जाए डोज, तो की बात है वो मरते हैं, नहीं तो वो लोग बचते ही हैं। वो तो फिर अगले वालों को वो घर वालों को वैसे ही डरा के रखते होते हैं, बिकॉज दे नो कि हमारे घर वाले इस वाले पॉइंट पे आके कमजोर हो जाते हैं, बाकी टाइम पे नहीं मानते हैं। जिसका इमोशनल कोशेंट लो है उस वाले बच्चे के साथ क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताऊं अपनी सोसाइटी में, कि जब वो बच्चा छोटा है, जब वो 2 साल का है, जब वो 1 साल का है, तो भी वो इमोशनली बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो भी वो बहुत ज्यादा रो रहा है। तो उसकी मां क्या सोचती है कि ना ये मानेगा नहीं, ये इतना रोएगा कि मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, फिर इसकी दादी या पड़ोसी आकर के ही रोकने पड़ेंगे उन्हीं को, तो इससे बेटर है कि मैं इसको ना इसकी चुपचाप मानती रहूं जो भी ये कह रहा है। अब वो उसको एक उम्र तक तो उसकी हर बात को वो मानते रहते हैं, फिर उस बच्चे को जब लेटर ऑन कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़े, स्कूल में, कॉलेज में या कहीं मोहब्बत में, वो जब उस तरह रिजेक्शन का सामना फिर वो नहीं कर पाते, इंटेलिजेंटली उसके साथ वो बिहेव नहीं कर पाते, उनको मालूम ही नहीं पड़ता। देखो क्यों मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि आप टीचर्स हैं और आपको ढेर सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हमारी जिंदगी के अंदर एक दिन ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमसे मतलब ऊपर कोई नहीं, आप राजा है दुनिया, मतलब अपनी जिंदगी अपनी मौज, इससे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। और एक दिन ऐसा आता है जब लगता है कि सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब सारे नेगेटिविटी खुद को ही लगता है। तो जब जिसका इमोशनल कोशेंट लो है ना, और जब इंसान ये सोचता है कि यार इससे अच्छी जिंदगी, इससे तो अच्छा मर ही जाओ, जिसका लो होगा ना वो मर ही जाएगा। पेरेंट्स किस इमोशनल कोशेंट किसी का भी कम किया ही नहीं जा सकता, वो बाय बर्थ कम होता है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि इमोशनल कोशेंट जो है वो सम टोटल ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल का टोटल है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे काम करो और आपका इमोशनल कोशेंट हाई हो जाएगा। अब इंटरपर्सनल पे कैसे काम करना है, इंटरपर्सनल का मतलब